हाय वेलकम टू अनलॉकिंग केमिस्ट्री। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप जो मैं वीडियो डालूं वो वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हेलो बच्चों, क्लास 11 कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कर रहे हैं कुछ या नहीं कर रहे हैं? अब तो थोड़ा सीरियस हो जाओ बेटा, अब तो काफ़ी टाइम हो गया हमें पढ़ते हुए, है ना? तो चलें आगे चलते हैं। क्या क्या पढ़ लिया हमने अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर में? कैथोड रेज, इलेक्ट्रॉन्स, है ना, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ई बाय एम, इलेक्ट्रॉन्स का, प्रोटॉन्स का सब निकाल लिया हमने, है ना? मास निकाल लिया, चार्ज निकाल लिया, तो हमने पढ़ लिया। क्वेश्चन बचे में भी करेंगे, पर पहले हमें अब दो एटॉमिक मॉडल्स करने हैं। पहला है थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, ये पुराने हैं, पुराने एटॉमिक मॉडल्स हैं। जो नए एटॉमिक मॉडल है वो बोर्स मॉडल है, श्रोडिंगर इक्वेशन है, ठीक है? तो पुराने मॉडल्स पहले पढ़ लेते हैं। अब देखो, अभी तक 1898 तक हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है ना? तो अब थॉमसन ने कहा कि एटम का मतलब क्या, मतलब एटम क्या होता है। तो उसने, ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू से समथिंग अबाउट द एटम्स। थॉमसन पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने एटम के बारे में कुछ बोला, ठीक है? अब उसने क्या बोला, तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो, प्लम पडिंग, रेजिन, रेजिन मतलब किशमिश, ठीक है? किशमिश, वो पडिंग का मतलब पता है ना, जो स्वीट डिश होती है ना, स्वीट डिश मतलब स्वीट भी हो सकती है, सॉल्टी भी हो सकती है, ठीक है? केक टाइप का है ना पीस, ठीक है? उसके ऊपर क्या है? किशमिश धसा दो, है ना, तो बन जाएगा रेजिन पडिंग, प्लम पडिंग या वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं इसको, ठीक है? क्या बोला इसने? इसने बोला ये पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है। ये क्या है? ये पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, एटम पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, थॉमसन ने बोला। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो धसे हुए हैं, एम्बेडेड मतलब धसे हुए हैं। जैसे कि तरबूज के अंदर बीज होते हैं, उसके होते हैं ना, जो लाल वाला पार्ट है उसका, रेड वाला पार्ट, तरबूज खाया है ना, सबने खाया होगा बच्चों, है ना? तो जो रेड वाला पार्ट है उसको मान लो तुम कंप्लीट स्फीयर, मतलब उसको हम मान सकते हो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। बाहर वाला नहीं, उसको जब छील लेते हैं तो जो अंदर बाहर से तो ग्रीन होता है ना, वो जब उसका छिलका आप निकाल लीजिए, उसका रेड रेड पोर्शन बचता है, तो दैट रेड पोर्शन इज कंसीडर्ड टू बी अ पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, ठीक है? और उसके अंदर क्या है? जो सीड्स होते हैं उनको मान लो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? तो अब हमने क्या बोला? हमने बोला यार ये वाटरमेलन मॉडल हो गया। बस इसका जो मॉडल है इसकी एक ही खास बात है, इसने बोला कि टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द स्फीयर, जितना स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उतने ही नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर धसे हुए होंगे। यानी कि थॉमसन अपने एटॉमिक मॉडल में जो सबसे अहम बात बोलता है वो है कि एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या बोला? एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ये बात थॉमसन अपने एटॉमिक मॉडल में बोलता है बस। तो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल सिर्फ इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि पहली बार एटम की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की बात थॉमसन ने बोली थी। अब इलेक्ट्रॉन्स फैला हुआ है, सारा का सारा मास भी फैला हुआ है, सारा का सारा चार्ज भी फैला हुआ है ना? अब अगर थॉमसन का ये मॉडल सही होता तो जो आगे आने वाले मॉडल्स हैं, ठीक है, ठीक है, थॉमसन का ये मॉडल में प्रॉब्लम है। क्यों है प्रॉब्लम? क्योंकि आने वाले जो मॉडल्स हैं जैसे कि रदरफोर्ड मॉडल, उसमें जो कुछ भी प्रूवन है वो एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है। थॉमसन ने कोई एक्सपेरिमेंट तो किया नहीं है, ठीक? तो आगे आने वाला रदरफोर्ड मॉडल इस मॉडल को कंप्लीटली गलत बताता है। समझ में आ गया? बस याद रखना, एटम का रेडियस कितना बोला? 10⁻⁻10 मीटर, ये थॉमसन ने बोला, ठीक है? तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो थॉमसन मॉडल खत्म, ज्यादा उसमें कुछ है नहीं करने के लिए। अब आते हैं हम रदरफोर्ड मॉडल पे। किस पे? रदरफोर्ड मॉडल पे। चलो बच्चों, रदरफोर्ड मॉडल पे आते हैं। क्या बोला रदरफोर्ड ने? थॉमसन मॉडल को आपने पढ़ लिया है ना बच्चों? अब जरा रदरफोर्ड मॉडल पे आते हैं, देखते हैं रदरफोर्ड मॉडल क्या बोलता है, ठीक है? देखो रदरफोर्ड मॉडल क्या बोलता है, जरा वापस देख लेते हैं। पहली बार रदरफोर्ड ने क्या किया, यहाँ पे सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लिया,
अब मेरा सवाल आ सकता है भाई क्या है वो अल्फा पार्टिकल, क्या होता है? व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल, हाँ बोलो बच्चों। देखो हीलियम होता है ना, हीलियम। अब वैसे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हम इसको बोलते हैं हीलियम He2 4 होता है। इसके अंदर होते हैं 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब न्यूट्रॉन तो क्या होता है, मास नंबर कितना हो गया? 4 हो गया, मास 4 हो गया, आगे जाके पढ़ेंगे ठीक। अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा? अभी भी एटॉमिक नंबर 2 होगा, मास नंबर 4 होगा, क्योंकि 2 प्रोटॉन तो है ना। तो He2 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन को आपने जब बाहर निकाल दिया तो हीलियम के न्यूक्लियस पे, मतलब हीलियम के एटम पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अल्फा पार्टिकल को हम बोलते हैं आयोनाइज्ड हीलियम एटम, यानी कि उसके 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुके हैं, उसके पास 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। अब इसको कौन एमिट कर रहा है? अब बहुत सारे सोर्स हैं, वैसे तो यूरेनियम हो सकता है, पर रदरफोर्ड ने क्या लिया था? रदरफोर्ड ने लिया था रेडॉन, रेडॉन जो कि बहुत रेडियो एक्टिव है और यूरेनियम से बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है बच्चों। तो चलो हम सोर्स मान लेते हैं, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल समझ में आ गया ना, बहुत सारा मास है, 4 यूनिट मास है उसके पास, ठीक है, बहुत सारा मास है और उसमें अल्फा पार्टिकल बाहर निकल रहा है। अब देखो ना, ये सोर्स है अल्फा पार्टिकल, तो ये तो यहाँ भी लाइट एमिट करेगा, ये भी यहाँ भी निकलेगा, तो हमें सिंगल बीम चाहिए। सिंगल बीम के लिए हमने क्या लिख दिया? यहाँ पे स्लिट लिख दिया। स्लिट का मतलब स्मॉल ओपनिंग है, स्मॉल ओपनिंग का मतलब वहां से एक सिंगल बीम जा सकती है बस, ठीक है, एक से ज्यादा बीम नहीं जा सकती। तो हमने क्या किया? स्लिट, स्लिट मतलब स्मॉल ओपनिंग, वहां से एक सिंगल बीम को जाने दिया, ठीक है। और वो कहां पड़ रही है? वो पड़ रही है गोल्ड की फॉइल पे। अब गोल्ड की फॉइल कितनी पतली है? 4 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर। देख लो कितनी पतली गोल्ड की फॉइल उसने ली, ठीक है। अब यहाँ पे चारों तरफ क्या लगा दी? फ्लोरेसेंट स्क्रीन। फ्लोरेसेंट स्क्रीन का मतलब इसमें कुछ स्ट्राइक करेगा तो लाइट जलेगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया। दोबारा से एक बार फिर देख ले, ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, यानी कि यहाँ से अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेगा। क्या है सोर्स? यूरेनियम भी हो सकता था, पर उसने रेडॉन लिया था रदरफोर्ड ने, ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। फिर स्मॉल ओपनिंग से, और ये पता है ना अल्फा पार्टिकल क्या है? पॉजिटिव चार्ज हीलियम का न्यूक्लियस, या पॉजिटिव चार्ज हीलियम पार्टिकल, ठीक है। कहां पे स्ट्राइक किया? गोल्ड फॉइल पे, ठीक, जिसकी थिकनेस कितनी है? 4 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर, ठीक है, बहुत पतली गोल्ड फॉइल, ठीक है। तो ये तो था कि एक्सपेरिमेंट किया है। अब ऑब्जर्व क्या हुआ? ऑब्जर्वेशन क्या है? 99%, ठीक है, अल्फा पार्टिकल पास स्टेट में, ठीक है, यानी कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो है वो सीधे पास हो गए। अभी सिर्फ ऑब्जर्वेशन के ऊपर बात करेंगे, ये नोट करते रहना बेटा साथ साथ, ठीक है, ठीक है। सम अल्फा पार्टिकल्स are deflected through small angles, कुछ अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्शन मिला हल्का हल्का, ठीक है। तीसरा, some अल्फा पार्टिकल are deflected through large angles। अब सम का मतलब यहां सम नहीं लिखता मैं, वेरी फ्यू, ठीक है। कुछ अल्फा पार्टिकल टकराने के बाद भैया लार्ज एंगल में भी डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। लार्ज मतलब 90 और 90 ज्यादा, ठीक है। और लास्ट 1 in 20,000, यानी कि 20,000 अल्फा पार्टिकल में से एक, ठीक है, डिफ्लेक्टेड बैक,
एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। जैसा किया था वैसे ही वापस आ गया एक, कितने में 20,000। ठीक है बच्चों, तो अब देखो ना उसने क्या किया होगा, कितना ध्यान से तमीज से उसने ये सब ऑब्जर्व किया होगा। इतना आसान थोड़ा होता बेटे ऑब्जर्व करना, है ना। इतनी सारी उसने ऑब्जर्वेशन की तो उसने देखा लाइट यहाँ पे चली जा रही, चली जा रही, चली जा रही। भाई फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, मैंने फ्लोरोसेंट स्क्रीन के बारे में क्या कहा था कि जैसे लाइट पड़ी के बाद जुगनू की तरह लाइट फ्लैश होगी, फ्लैश होगी, फ्लैश होगी। तो देख रहा है कि यहाँ पे लाइट फ्लैश हुई जा रही, हुई जा रही, हुई जा रही, हुई जा रही। जैसे उसने एक्सपेरिमेंट चालू किया, ये स्पॉट जो है यहाँ पे लाइट चली जा रही, चली जा रही, चली जा रही। तो उसने देखा कि थोड़े टाइम बाद यहाँ पे भी लाइट चली, यहाँ पे भी लाइट चली। सबसे ज्यादा कहाँ चल रही है, यहाँ पे। थोड़ी थोड़ी कहाँ चल रही है, यहाँ पे स्मॉल एंगल्स में, और बहुत कम कहाँ चल रही है, यहाँ पे। ठीक है, और वापस इसको अगर आप क्या करते हैं, इसके पीछे भी फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाते स्लिट के पीछे, स्लिट के पीछे। तो अगर कोई पार्टिकल यहाँ से वापस आएगा तो यहाँ पे टकरा के क्या करेगा, वो जलेगा। फ्लोरोसेंट लाइट मतलब लाइट एमिट मतलब उसके स्ट्राइक करने से लाइट चलेगी, समझ में आ रहा है। तो उसने देखा ये चीजें हो रही क्या कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्टेट में कितने 99%, बहुत थोड़े अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हुए। ठीक है, अब अल्फा पार्टिकल क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो आप दिमाग में याद रखिए कि अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तीसरी बात, वेरी फ्यू मतलब बहुत कम। ठीक है, 500 में एक लगभग इतना अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल्स, और 20,000 में एक डिफ्लेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, वापस आ गया। ठीक है, तो ये तो थी ऑब्जर्वेशन। अब आते हैं कंक्लूजन के ऊपर। किसके ऊपर? तो बच्चों बात करें कंक्लूजन क्या निकला। अभी तो हमने बात की ऑब्जर्वेशन की कि क्या क्या उसने ऑब्जर्व किया, क्या क्या ऑब्जर्व किया तो हमने पढ़ लिया। अब कंक्लूजन क्या निकला, तो उसने बोला यार ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट में पास हो रहे हैं, ऐसे स्ट्रेट में पास हो रहे हैं, स्ट्रेट में पास हो रहे हैं, हाँ या ना। ठीक है, इसका मतलब पहला पॉइंट जो उसने बोला, एटम इज मोस्टली हॉलो। एटम इज मोस्टली हॉलो। हॉलो का मतलब पता है, खाली जगह, HOLLOW, हॉलो फ्रॉम इनसाइड। जो एटम है वो ज्यादातर खाली जगह है। ठीक, अब हमने बोला कि अगर हम बोल रहे कि ये खाली है, खाली है मतलब एटम इज मोस्टली हॉलो फ्रॉम इनसाइड, तो जो हॉलो वाला पोर्शन है ना बेटा, हॉलो मतलब क्या खाली है, ठीक है, वहां पे कौन होगा, वहां पे होंगे इलेक्ट्रॉन्स। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स का नेग्लिजिबल मास होता है, हाँ यार वही पढ़ के आ रहे। तो पहली बात ही निकली कि एटम मोस्टली खाली है। तो उसने क्या देखा कि कुछ डिफ्लेक्ट हो रहे थे, कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे थे, है ना, और कुछ वापस रिवर्ट आ रहे थे। कुछ अल्फा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्शन मिल रहा था, दे आर डिफ्लेक्टिंग, ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहे थे। ठीक, अब यहां पे बहुत बड़ी बात है, ज्यादातर 99% पास स्ट्रेट वेव्स का मतलब एटम मोस्टली खाली है। अब कुछ अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्शन मिल रहा है। नाउ अल्फा पार्टिकल, मैंने आपको अभी क्या बोला, ठीक है, सोचो अल्फा पार्टिकल को जब हम स्ट्राइक करा रहे हैं, किससे, एटम से। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल के पास एक तो मास बहुत ज्यादा है और दूसरा उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। क्या बोला हमने, मास बहुत ज्यादा है और स्पीड बहुत ज्यादा है, जिस स्पीड से वो टकरा रहा है। ठीक है, अब सोचो कि बहुत स्पीड से अगर कोई छोटी चीज भी टकराती है, ठीक है, तो बड़ी चीज को डिस्प्लेस करेगी। मतलब बहुत स्पीड से अगर आप टकराओगे, कोई छोटी चीज बड़ी चीज पे टकराती है तो इंपैक्ट तो होगा बड़ी चीज पे, हाँ या ना। तो अब हम ये बोल रहे हैं, थॉमसन ये बोल रहा है कि सिंस क्योंकि अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हुए और कुछ लार्ज एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हुए और अल्फा पार्टिकल के पास पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब दो बातें, द पॉजिटिव चार्ज
द पॉजिटिव चार्ज एंड द मास। क्या बोला? जो एटम का पॉजिटिव चार्ज है और जो मास है, ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, इज प्रेजेंट, ठीक है, इन अ वेरी स्मॉल रीजन। जो अल्फा पार्टिकल का, सॉरी, जो एटम का मास है और जो एटम का सारा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, वो छोटे से छोटे रीजन में कंसंट्रेटेड है। लेटर ऑन बाद में इसको बोला गया न्यूक्लियस। क्या बोला गया? न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये था कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या? एटम ज्यादातर हॉलो है और जो पोर्शन हॉलो है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, दूसरी बात, हाँ, पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल को आप डिफ्लेक्ट करा रहे हो, अल्फा पार्टिकल के पास बहुत सारा मास है, सबसे ज्यादा हैवी सब एटॉमिक पार्टिकल होता है अल्फा पार्टिकल। तो इतने भारी पार्टिकल जो कि इतनी हाई स्पीड पे एटम से टकरा रहे हैं, ठीक है, उसको आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो या उसको आप डिफ्लेक्ट कर रहे हो, डिफ्लेक्ट कर रहे हो और रिफ्लेक्ट कर रहे हो। तो इसका मतलब, ठीक है, और जो डिफ्लेक्ट होने वाले पार्टिकल्स है वो बहुत कम है। इसका मतलब बहुत छोटी सी जगह पे एटम का सारा मास और एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो पॉजिटिव रिपेलिशन, ठीक है, वो छोटी सी जगह पे कंसंट्रेटेड है। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? हाँ या ना? क्या है? इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो बेटा, हम ये बोलते हैं कि रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल क्यों ली? ज्यादा समझ में आ गई? नोट कर लेना आप जरा प्लीज। हाँ, रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल क्यों ली? गोल्ड फॉइल क्यों ली? वाई गोल्ड फॉइल? अगर गोल्ड फॉइल ना लिखा, क्वेश्चन में लिखा हूं वाई गोल्ड फॉइल, कई बार पूछ लेते हैं। गोल्ड फॉइल की जगह अगर एल्यूमिनियम लेता या कोई लाइटर मेटल लेता, बोरोन या एल्यूमिनियम, तो ये एक्सपेरिमेंट शायद कभी सक्सेसफुल ना होता। गोल्ड तो हैवी, डी ब्लॉक का एलिमेंट है बेटा, अभी आप पढ़ोगे तो डी गोल्ड इज अ हैवी मेटल। उसके न्यूक्लियस में बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज, बहुत सारे प्रोटॉन्स और बहुत सारे न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो गोल्ड हैवी न्यूक्लियस है, इसकी वजह से एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ। बाय गोल्ड फॉइल, एक स्टेबल होता है गोल्ड फॉइल, ठीक है या ना? दूसरी बात, हाईली मैलेबल या कैन बी कट इनटू थिन शीट्स, है ना भैया? कितनी थिकनेस ली थी हमने? हर मेटल की इतनी पतली शीट निकालना आसान काम नहीं है ना बेटा? तो गोल्ड को बहुत पतली शीट 4 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर की शीट ली हमने, तो हर मेटल की इतनी पतली शीट निकाल सकते आप, ठीक है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बाय गोल्ड फॉइल, वो ये है बच्चों कि गोल्ड जो है वो हैवी एटम है, हैवी एटम है, और हैवी एटम होने की वजह से वो इतने ज्यादा हैवी अल्फा पार्टिकल को, जो कि बहुत ज्यादा स्पीड में आ रहे हैं, उनको डिफ्लेक्ट कर पा रहा है। अगर आप गोल्ड की जगह कोई और एटम लेते, जैसे कि एल्यूमिनियम, जैसे कि कैल्शियम, तो ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं होता। मेरी बात समझ में आई? तो समझ में आ गया, तो ऑब्जर्वेशन आ गई, कंक्लूजन आ गया। अब रदरफोर्ड एटम की बात कर लेते हैं, ठीक है ना? व्हाट इज रदरफोर्ड एटम? तो पहले तो ये एक्सपेरिमेंट में बार बार मैं हटा दूं इसको, ठीक। तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम क्या बोलता है? उसने बोला, पहली बात जो बोला, पहला, द टोटल पॉजिटिव चार्ज। क्या बोला? द टोटल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड टोटल मास, ठीक है, इज प्रेजेंट इन अ स्मॉल रीजन, ठीक है, कॉल्ड न्यूक्लियस। उसने बोला सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और सारा का सारा मास
वो छोटे से रीजन में कंसंट्रेटेड है और उस रीजन को बोला गया न्यूक्लियस। पहले बात ज्यादा समझ में आ गया। सेकेंड पॉइंट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, एक मिनट, न्यूक्लियस जो है एट द सेंटर ऑफ एटम, न्यूक्लियस कहां पे है, सेंटर पे रख दिया, विद इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग, राइट, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग राउंड द न्यूक्लियस। उसने बोला भैया ये रहा एटम, ये रहा न्यूक्लियस, सारा का सारा चार्ज, सारा का सारा मास और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं। तो जैसे हमारा प्लेनेटरी सिस्टम है, सन के चारों तरफ सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, वैसे यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स के चारों तरफ न्यूक्लियस के चारों तरफ जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे के सारे घूमेंगे। पहले कहा मेरी बात समझ में आ गई, हाँ या ना, आ गया समझ में। अब उसने क्या बोला, तीसरी बात, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस और रेडियस ऑफ एटम, बोलो कितना, कोई आइडिया, जल्दी बोलो कोई आइडिया, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना, जल्दी बोलो। उसने बोला रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर है और ये 10⁻⁻10 मीटर है, ठीक है। तो उसने बोला न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो 10⁻⁻15 मीटर है और एटम का जो रेडियस है वो 10⁻⁻10 मीटर है। यानी कि अगर हम कॉस्को की बॉल ले लें तो यहां से 5 किलोमीटर का सर्कमफेरेंस, 5 किलोमीटर का सर्कमफेरेंस ये एटम का साइज हो जाएगा, 10⁵ टाइम्स हो गया ना ज्यादा, ठीक। तो अगर हम कॉस्को की बॉल को सेंटर मान ले, न्यूक्लियस मान ले, तो 5 किलोमीटर का जो सर्कमफेरेंस है दैट विल बी द साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम, हाँ या ना, इतनी बात समझ में आ गई। तो क्या बोला अभी तक हमने, सारा का सारा मास और सारा का सारा चार्ज एटम के सेंटर में कंसंट्रेट है, उस चीज को बोला गया न्यूक्लियस, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतनी इसमें कोई प्रॉब्लम। फिर हमने बोला इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर जो हॉलो स्पेस है उसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं और वो रिवॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। अब और हमने बोला कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो एटम के साइज के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। क्या बोला, न्यूक्लियस का साइज जो है वो एटम के साइज के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, ठीक। अब हमने बोलेंगे कि व्हाट अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, क्या बोल रहे हैं बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम स्टेबल क्यों रहेगा, बोलो। तो उसने बोला एटम की स्टेबिलिटी को समझाने के लिए उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा क्यों रहे, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, ठीक है, द स्टेबिलिटी of atom can be predicted by the electrostatic force of attraction between electron and nucleus। अब देखो सारा का सारा प्रोटॉन जो है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूक्लियस के अंदर कंसंट्रेटेड है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उनको बांध के रखता है और उसकी वजह से एटम एज अ होल स्टेबल है, ठीक। तो ये थे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम के पोस्टुलेट। अब बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है, जाने के तो आप बहुत डिटेल में जा सकते हो और हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, पर मेरे ख्याल से अभी तक ये क्लियर हो गया होगा, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना होता रदरफोर्ड मॉडल, हाँ होड़ से बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो क्या, अब रदरफोर्ड मॉडल पढ़ने के बाद इसके ड्रॉबैक्स पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ लेते हैं, ड्रॉबैक्स भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। ड्रॉबैक्स, अब देखो बेटा ड्रॉबैक्स क्या है, एक साइंटिस्ट था उसका नाम था जेम्स मैक्सवेल, ठीक है। उसने क्या दी थी, उसने दी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन, क्या दी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। अब उसने क्या बोला, उसने बोला कि उसने
स्टेबिलिटी ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। मॉडल के ऊपर उसने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। वो बोल रहा है कि रदरफोर्ड जो है उसके मॉडल पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं। उसने क्या बोला? उसने बोला कि भैया मेरी थ्योरी ये कहती है कि न्यूक्लियस एक चार्ज बॉडी है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज बॉडी है, और जब एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी के चारों तरफ घूमेगी तो वो अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज करेगी, और 10⁻⁻8 सेकंड में 10⁻⁻8 सेकंड में ये वापस न्यूक्लियस के अंदर मिल जाएगी। क्या बोला उसने? कि जब एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी के चारों तरफ घूमेगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस, क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो जैसे ये चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी के चारों तरफ घूमेगी तो ये अपनी एनर्जी लूज करेगी, और अगर ये अपनी एनर्जी लूज करेगी तो न्यूक्लियस में जाके मिल जाएगी, और न्यूक्लियस में जाके मिल जाएगी तो एटम स्टेबल नहीं रहेगी। पर रदरफोर्ड तो क्या बोल रहे हैं? रदरफोर्ड तो ये बोल रहे हैं कि भैया जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो न्यूक्लियस है वो कंटिन्यूअसली घूमते रहेंगे, वो एक दूसरे में नहीं मिलेंगे। पर मैक्सवेल तो अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बोल रहा है कि भैया 10⁻⁻8 सेकंड तक ही घूम सकते हैं, उसके बाद न्यूक्लियस में मिल जाएंगे, तो एटम स्टेबल नहीं होगा अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, ठीक है। अब रदरफोर्ड का स्टूडेंट था बोर। अब वो बोर इसको एक्सप्लेन करेगा जो रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। रदरफोर्ड ने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूम रहे हैं, बाहर उसने क्या बोला? उस जगह वो क्या बोला? एक्स्ट्रा न्यूक्लियस स्पेस, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियस स्पेस को उसने बोला ऑर्बिट्स, कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं, ठीक है। पर मैक्सवेल क्या बोल रहा है कि नहीं, जब एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी के चारों तरफ घूमेगी, ठीक है, तो वो अपनी एनर्जी लूज करेगी, और अगर एनर्जी लूज करेगी तो वापस जाके न्यूक्लियस में मिल जाएगी, और न्यूक्लियस में मिल जाएगी तो एटम स्टेबल नहीं होगा। समझ में आया? पर अब हमें आगे जाने के लिए, बोर्स मॉडल पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें और पढ़नी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से रदरफोर्ड मॉडल क्लियर हो गया है, हाँ या ना? तो मैं आगे चलूं फिर, ठीक है। अब रदरफोर्ड से बोर जाने के लिए हमें थोड़ा सा और भी बहुत सारी कुछ चीजें पढ़नी पड़ेगी, हमें लाइट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये इस वीडियो में यहीं तक रदरफोर्ड मॉडल खत्म हो गया। अब हम एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इनके ऊपर बहस करेंगे, और फिर लाइट के बारे में बात करेंगे, तब जाके हम बोर्स मॉडल पे जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।